हम लोग बेसिकली लास्ट टाइम जो देख रहे थे वो हम लोगों ने देखना था अपना एडिशन ऑफ वेक्टर। ये वाला टॉपिक 2.3 देखना था लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो हम यही करते हैं स्टार्ट अपना यहाँ से। हम किस तरह वेक्टर को ऐड कर सकते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी 2+3 मैंने उसको 5 कह दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, वो तो इजीली आपके पास ऐड हो सकती है। लेकिन वी नो दैट के वेक्टर की डायरेक्शन दी है तो वो सिंपली इस तरह थोड़ी ऐड होगी, उसके लिए कोई ना कोई लॉ होगा। तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग किस तरह करते हैं अपनी एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए जो रूल आप लोगों के पास यूज किया जाता है वो कहलाता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो मैंने कह दिया कि लेट सपोज वो है, उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा वेक्टर है लेट सपोज वो 4 मीटर है और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं किस तरह करूंगी। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपने जो भी फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया 3 मीटर ईस्ट। अब ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हेड और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है टेल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो अकॉर्डिंगली इसके क्या होगा कि जो आपके पास हेड होगा ना, दूसरे वेक्टर की टेल इसके साथ ज्वाइन करनी चाहिए। यही है ना हेड टू टेल, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो इसकी जो टेल है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन होता है, ये आपके पास क्या होता है हेड टू टेल रूल। और ये तो आपके पास दो वेक्टर आ गए। इसके साथ साथ आपके पास एक आता है रिजल्टेंट। ये जो आपकी बाकी स्पेस रह गई ना यहाँ पे, ये जो आप ड्रॉ करोगे, सॉरी थोड़ा सा हो गया, ये आपके पास क्या कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस तरह हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल लग रही है और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट की हेड लग रही है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेक्टर होते, इसके साथ लेट सपोज एक ये वेक्टर होता, मुझे पता है कि इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगेगी। अब एक और वेक्टर है उसका भी ऐसे ही होगा, इसकी आपके हेड के साथ टेल लगेगी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या होगा लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है कि जो आपका वेरी फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल लगे, और जो आपका लास्ट वेक्टर है इसमें 5 और वेक्टर्स भी अगर हैं तो रिजल्टेंट आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। ये आपके पास होती है एडिशन और इस तरह आप करते हो अपनी एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आपके पास आगे जाके आप पढ़ोगे आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है एक वेक्टर की कम्यूटेटिव। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हम ये नेक्स्ट क्लास जब आपका टॉपिक ये कवर करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ये बात की कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर है ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने मैथ्स वगैरह में भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। वो ये होती है ना कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये आपके पास होती है प्रॉपर्टी। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो। ये वाला वेक्टर है आपके पास ए, दूसरा वेक्टर आपने बोल दिया बी, ठीक है। और आपने क्या कहा जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे ही ड्रॉ होगा। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। आपके पास पैरेललोग्राम शिफ्टिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम शिफ्टिंग ये होता है आपके पास, ओके। पैरेललोग्राम शिफ्टिंग ये होता है कि ये वाला बी आप यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ कर दो और ये वाला ए आप यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये आपके पास बी हो जाएगा और आपके पास ये ए हो जाएगा। ये आपके पास कहलाती है पैरेललोग्राम शिफ्टिंग। पैरेललोग्राम इसी तरह का होता है ना, ठीक है, जिसमें आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बस आपने शिफ्ट कर दिया। ये वाले जो वेक्टर है उसको यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया और इस वाले वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये कहलाती है पैरेललोग्राम शिफ्टिंग।
ठीक है। अब जब मेरे पास ये वाली चीज नहीं थी, समझो पहले ये वाली चीज आपके पास नहीं है, सिर्फ ये वाला बॉक्स मौजूद है, तो इसमें तो यही हो रहा था कि a प्लस बी को जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा था, रिजल्टेंट। अब जब मैंने पैरेललोग्राम शिफ्टिंग की तो पैरेललोग्राम शिफ्टिंग के बाद भी यही आ रहा है, b को आपने a में प्लस किया तो आपके पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये अभी फिलहाल अभी तक ये चीज नहीं आई है, हम देखते हैं कि ये आगे होती है या नहीं। तो आपके पास वेक्टर ऑफ एडिशन ये होती है कि सिंपली आपको किस तरह ऐड करना होता है। इसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन यूज हुआ हुआ है आपकी एक डायग्राम के ऊपर। वो डायग्राम कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपका है रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, और एक वेक्टर आपके पास ये जा रहा है। ठीक है, इस वाली जो है आपने इस वाले पॉइंट को O कह दिया, इस वाले पॉइंट को आपने B कह दिया, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, OB। ठीक है, ये वाला वेक्टर आपके पास हो गया OB, और इसको आप क्या कह सकते हो, इज इक्वल्स टू B। ठीक है, ये सपोजिशन की हुई है, ये वाला पॉइंट जो आपके पास है वो C है, अगर आप इस वाले वेक्टर को कह दो तो ये हो जाएगा BC, और ये किसके इक्वल है, ये अभी हमें देखना है। ये वाला पॉइंट आपने कह दिया A, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कहो तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू A। और हमने कहा था कि ये पैरेललोग्राम शिफ्टिंग की हुई है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये BC आपके पास A के इक्वल आ सकता है, OA के इक्वल आएगा, और OA फर्दर किसके इक्वल है, A के। इसी तरह ये वाला अगर आप पॉइंट निकालो तो ये क्या आ जाएगा, AC, और AC ये वाली साइड इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, OB के, और OB फर्दर इक्वल है B के। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सी है। अगर मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगाऊं तो लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या आप सी स्क्वायर कर लो इसको, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ ए, ये आपके पास होता है। अब आप यही वाला फॉर्मूला लॉ ऑफ कोसाइन इस पे लगाओ, और आपको ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है इसमें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली चीज आपके पास रिजल्टेंट होती है, तो सी आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये वाला आपने कहा हुआ है ये आपके पास किसके इक्वल था, ए, और ये बी, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, ए वाला एंगल हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हो ओ ए सी। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है या स्क्वायरिंग दोनों बोथ साइड पे करनी है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एंगल ओ ए सी। इसी तरह आप लॉ ऑफ साइन निकालोगे तो वहां पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ लॉ ऑफ साइन कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ये तो सिंपल था ना। लॉ ऑफ साइन में आपके पास होता है, लेट सपोज आपके पास ये एक ट्राइंगल है, और मैंने इसको नाम दिया है कि ये वाली साइड इसकी ए है, ये वाली साइड सी है, और ये वाली साइड आपके पास बी है। तो ए और सी, अब मैंने ना इसको जो आप नाम देते हो, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में थ्योरम्स भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में थे आई गेस आप लोगों के जो स्टार्टिंग के थ्योरम्स थे, तो उसमें आप लोग क्या करते थे, जब स्मॉल अल्फाबेट देते होते थे तो आपकी इजी के लिए आप लोग ये निशानी लगा सकते हो, यहाँ पे कैपिटल ए और सी कवर है, स्मॉल बी नहीं कवर, तो ये वाली साइड बी के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे बी और सी कवर है, ए नहीं कवर, तो ये स्मॉल ए के इक्वल है, और ये ए बी कवर है, सी नहीं कवर, तो ये स्मॉल सी के कवर है। आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़े होंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग नेमिंग किया करते होते थे। तो आपको लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि जो आपके पास ए है, ये वाला ए है, वो डिवाइडेड बाय होगा इसका जो ऑपोजिट एंगल है साइन अल्फा के, और ये फर्दर इक्वल होगा, अब ये बी है, ये वाली साइड बी है, इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, कैपिटल बी, ये साइन बी के इक्वल होगा, और सी है, इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, साइन सी। तो ये आपके पास कहलाता है लॉ ऑफ साइन। आप लोगों ने शायद ये मैथमेटिक्स में यूज भी किए हैं। ठीक है, इसको यूज करते हुए एक इक्वेशन आपकी बुक में इसी तरह ड्राइव हुई भी है, मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ, ए साइन एंगल ए सी ओ, बी साइन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू आर साइन ओ ए सी। अभी तक कोई किसी को सवाल है तो बेटा
आप लोग पूछ सकते हो। हम अब बुक खोल लेते हैं, बुक में देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये हम लोगों ने देख लिया, हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बोल रही थी ये यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि एडिशन कैसे होती है वेक्टर की, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। तो हम ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है वेक्टर की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसमें हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। क्या आपका वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी स्केलर क्वांटिटी से, या आपका वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर क्वांटिटी से। तो अभी हम पहले स्केलर की बात कर लेते हैं कि जब आपका वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बाय स्केलर, तो जो आपके पास स्केलर है या तो वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है नेगेटिव नंबर, या तो वो कोई भी क्या हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। यही हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, वॉल्यूम, कोई भी क्वांटिटी। जब आपके पास कोई भी है वो पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर था वो ए है, आपके पास कोई भी वेक्टर था ए, अगर मैं कह रही हूँ कि वो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर लाइक 2, तो आपका वेक्टर क्या होगा 2a, ठीक है। तो क्या होगा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो मुझे ये पता लगा कि जब मैंने अपने वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास इसकी लेंथ क्या हो रही है बढ़ रही है। इसी तरह अब मैं नेगेटिव कहती हूँ कि अगर वो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली क्या होगा कि अगर आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज इसमें भी होगी, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा आपकी साथ साथ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, देन वी आर हैविंग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा जो वेक्टर है वो था एम से हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आपके पास वेक्टर था एम और हमने कहा कि वो किसी फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू वी, और एम इंटू वी क्या होता है डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास क्या होती है लेंथ इंक्रीज होती है। इन तीनों केसेस में हमने देखा कि जब हम स्केलर के साथ अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास लेंथ इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सिर्फ जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो भी आपकी डायरेक्शन थी वो आपके पास ऑपोजिट हो रही थी, ये था। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, वेक्टर बाय वेक्टर, तो क्या होगा। अब वेक्टर में क्या हो सकता है आगे, अभी तक ये आपका नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वेक्टर बाय वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास या तो आता है स्केलर प्रोडक्ट, ये होगा आपका आगे डिटेल में, तब हम इसे डिटेल में देख लेंगे, या तो आपका होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी बुक में आई गेस नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे या तो आपके पास आंसर आएगा स्केलर प्रोडक्ट या तो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है स्केलर प्रोडक्ट, और ये इनका क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट कब आता है जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। और जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना तो आपके पास आंसर स्केलर आता है, ठीक है। लेकिन जब आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना तो इसका आंसर क्या आता है वेक्टर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। एक आपके पास होता है जब आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आएगा या तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। जब आप वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपका आंसर आता है वो वेक्टर ही आता है, जबकि अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास स्केलर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आपके पास दो टाइप्स कि आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है। एक दफा हम बुक देख लेते हैं, अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है जो हमने मिस किया है तो हम कर लें। देखा यहाँ पे आप लोगों का जो भी इन्होंने बताया हुआ है ना, ये आप इन्होंने सिर्फ किसके साथ बताया हुआ है स्केलर क्वांटिटी के साथ,
3 उन्होंने किए हुए कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, बल्कि इन्होंने सिर्फ 2 ही कंसीडर किए हुए कि आपके पास पॉजिटिव नंबर है या आपके पास नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इन्होंने वेक्टर बाय वेक्टर का नहीं बताया कि वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ नंबर का डिस्कस किया। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो, कम्यूटेटिव लॉ, और ये सारे आप लोग एक दफा देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज बाय नेम पता होनी चाहिए। देन यू आर हैविंग डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, नॉन जीरो, सिर्फ नॉन जीरो को डिस्कस करना है। ओके, हमने मल्टीप्लिकेशन में ये देखा था, जब हम स्केलर से कर रहे थे हमने ये देखा था कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। अब हमने ये देखना है कि जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नॉन जीरो नंबर, तो देन आपके पास क्या होता है। इसमें जो है आपके पास पता है क्या होगा, इसमें आपके पास जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि डिवाइड में फैक्टर जा रहा है ना। ऑब्वियसली सी बात है, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज इंक्रीज होता है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 है, मैं उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर 20 आता है। हालांकि मैं 2 को डिवाइड करती हूँ 10 से, 10 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो डिवीजन के बाद आपके पास नंबर अगर डिक्रीज होता है, इसी तरह आपके पास क्या होता है, लेंथ भी डिक्रीज होती है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास लेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर था बी, ठीक है, मैंने उस वेक्टर को नाम दे दिया बी, और फिर मैंने कहा कि वो डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास वेक्टर था बी और आपने कहा कि वो डिवाइडेड बाय हो रहा है 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाफ की वैल्यू क्या होगी, 0.5, और बी, इससे हमें क्या पता लगा कि अगर बी वेक्टर फॉर एग्जाम्पल ये था, अब उसकी लेंथ क्या हो गई है, हाफ रह गई है, ये इसके हाफ रह गई है, तो लेंथ डिक्रीज हो गई इसकी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप डिवीजन होती है वेक्टर किसी भी नंबर से, तो आपके पास जो लेंथ होती है वेक्टर की वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपके पास पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे 2 जो आपने कंसीडर किया था ये पॉजिटिव नंबर था। इसी तरह जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में करते थे, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो आपकी सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। गॉट इट? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, आई गेस वो यूनिट वेक्टर है। लेट मी सी। जो नेक्स्ट वेक्टर है वो आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर याद हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि यूनिट वेक्टर हमने क्या कहा था, किसके लिए यूज होता है? एनी वन ऑफ यू? आप लोग चैट में बता सकते हो बेटा। नो वन? थोड़ा थोड़ा भी नहीं याद आ रहा? आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे हो ना? अच्छा, नहीं, आई गॉट द 2 मैसेजेस। वन मैग्नीट्यूड, ओके गुड। बेसिकली हमने ये कहा था कि डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जो बच्चे भूल गए हैं वो आज से ही बादाम खाना शुरू कर दें। ठीक है, यूनिट वेक्टर को जब मैं डिफाइन करती हूँ तो मैं किस तरह डिफाइन करती हूँ, मैं डिफाइन करती हूँ द वेक्टर whose magnitude is equal to 1। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, 1, और ये ज्यादातर किसी भी वेक्टर वगैरह की डायरेक्शन वगैरह को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारे पास 3, अच्छा पहले इसकी हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि बाय एक कैप से रिप्रेजेंट होता है, ऊपर हम वेक्टर लिखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। यही हम लोगों ने कहा था, इसका बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर मौजूद है। दैट इज, आप लोगों को पता होगा, आई, जे, के। आई बेसिकली जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वाई, वाई जे, सॉरी, जे वाई एक्सिस,
और k z एक्सिस। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होता है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ठीक है, ये है आपके पास कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास x है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल y है, और अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल z है, तो x की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा i, y की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा j, और z की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा k। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स हैं यूनिट वेक्टर के। इसके बाद आपके जो बेसिकली ड्राइव हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम देख लेते हैं। ये रहा यूनिट वेक्टर, ये आपको यही दिखाया हुआ है, x की डायरेक्शन में i, y की डायरेक्शन में j और z की डायरेक्शन में k। और इसकी मदद से फिर हम लोगों ने एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है। a कैप, ये बेसिकली क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे इसका मैग्नीट्यूड है। ये सिंपली इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मैग्नीट्यूड है। सही। अब बेसिकली हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, बस 2 स्टेप्स की डेरिवेशन है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेक्टर है a, मेरे पास कोई भी वेक्टर है a, तो ये a किसके इक्वल होगा हमेशा, सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस में जो होगा, y एक्सिस में होगा और z एक्सिस में होगा, यही होंगे ना इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप लोग ड्राइव करते होगे, पहले तो आपके सिर्फ 2 होते थे, तो वो आपके पास x और y होते थे, लेकिन हम यूनिट वेक्टर में अपना 3 एक्सिस आपकी बेसिकली कहाँ आ रही होती हैं, स्फीयर वगैरह में। ठीक है, 3 एक्सिस मतलब जिसमें तीनों एक्सिस आपके पास इन्वॉल्व हो। जो हम ग्राफ्स वगैरह ज्यादातर पहले देखते होते थे वो एक्स और वाई एक्सिस का होता था, लेकिन जेड एक्सिस भी है इसमें। तो अगर आपको वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए एक्स का कंपोनेंट, ए वाई का कंपोनेंट और ए जेड का कंपोनेंट। ठीक है, और मुझे पता है क्योंकि मैं ये यूनिट वेक्टर कर रही हूँ, तो एक्स के साथ क्या आएगा आई, y के साथ क्या आएगा j, z के साथ क्या आएगा k। तो a वेक्टर इसके इक्वल होगा। ठीक है, a वेक्टर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स रेक्टेंगल कंपोनेंट्स। ओके, गॉट इट। उसके बाद अगर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम ये डायरेक्शन वेक्टर्स को नहीं लिखते हैं, हम कभी भी इन वेक्टर्स को नहीं लिखते। हम सिर्फ ये x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट और z का कंपोनेंट लिखेंगे। a स्मॉल x हम इसीलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि वो हमें बता रहा है कि x एक्सिस में, तो i भी हमें यही बताता है कि आपका पर्टिकुलर, ये हमने कहा था ना i से रिप्रेजेंट होगा, डायरेक्शन बता रहा है कि ये x एक्सिस में। आई किससे रिलेटेड है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। तो मैंने आई को जैसे ही देखा मुझे पता लग गया कि मेरा ये वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग कंपोनेंट मैग्नीट्यूड निकालते हुए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये एक छोटी सी एग्जांपल प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा इजी है। आपके पास एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और मैग्नीट्यूड में हमें पता लग जाएगा, हम क्या कर देंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या पता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है 7, और आप इसके वेक्टर को उससे डिवाइड करके इसे आपने इंडिविजुअली अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमने सिंपली सबकी वैल्यूज पुट की, उसको इक्वल्स टू 1 रख के सॉल्व कर लिया। या सॉल्व नहीं किया हुआ, बस इतना दिखाया हुआ है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। एनी क्वेश्चन, मैं आप लोगों के गले खोल देती हूँ। हाँ बेटा, आप लोग अब बोल सकते हो। समझ आया आज क्या पढ़ा हमने, क्या मंजन बेचा, थोड़ा बहुत समझ आया। यस मैम। बाकी सबको भी सब क्लियर है। आप लोग मुझे Yes, टेस्ट ma'am. कब दे रहे हो फर्स्ट चैप्टर का।
सब चुप, एक खामोशी छा गई। हम्म। कब लेना है? आप लोगों की मेरे साथ मंडे को क्लास है।